इस घर में 7 शैतान बच्चे हैं जो घर तोड़ने और तबाही मचाने में माहिर है। उन्होंने अपनी सबसे छोटी बहन को लोहे के बर्तन में डाल दी और एक तरफ मजे से मीट की हड्डियां चबाने लगी। ये तरीका सच में काम कर और आया डर के मारे अक्सर घर छोड़कर भाग जाते। जब मिस्टर ब्राउन घबराए हुए घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये फिर से बच्चों की कोई शरारत है। वो बहुत लाचार महसूस करते हैं। ये 17वीं आया है जिसे निकाल दिया गया है। अब उन्हें सभी एजेंसियों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है और कोई भी इस मुसीबत को संभालने को तैयार नहीं। तभी एक आवाज उन्हें बताती है कि उन्हें नैनी मैक्सी को ढूंढना होगा, लेकिन दरवाजे के उस पार से किसी का पता नहीं मिलता। तो इस आया को कैसे ढूंढे? जब वो बच्चों की शरारतों से परेशान होते हैं तो दिन में सुनी गई वो रहस्यमयी आवाज फिर से आती है। ब्राउन दरवाजा खोलते हैं तो एक अजीब सी दिखने वाली औरत खड़ी होती है। गुड इवनिंग मिस्टर ब्राउन। वह खुद को सरकार द्वारा परिवारों की मदद के लिए भेजी गई आया बताती, लेकिन उसकी शांत आवाज और सवाल न करने देने वाला रवैया उसे किसी पुरानी परियों की कहानी की खतरनाक चुड़ैल जैसा बनाता है। ब्राउन सोचते हैं कि पहले इन शरारती बच्चों को शांत किया जाए और फिर नई आया से मिलवाया जाए, लेकिन मैकफी मिस्टर ब्राउन को निश्चिंत रहने को कहती है कि उसके पास इन बच्चों को संभालने का तरीका है। मैकफी अपने स्थिर कदमों से रसोई में जाती है। बच्चे अभी भी जमकर तबाही मचा रहे होते और इस अजनबी को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे। उन्होंने सीसो लगा रखा है, खाने का सामान हर जगह फेंक रहे और मेज पर बंधे रसोइये को खिलाने के लिए एक घिनौना खाना बनाया है। मैकफी के खेल बंद करने के आदेश को भी वे अनसुना कर देते हैं, इसलिए मैकफी समय बर्बाद नहीं करती। वह अपने चौगे से छड़ी निकालती है और जोर से जमीन पर मारती है। एक रहस्यमयी ऊर्जा निकलती है और बच्चों के शरीर अचानक उनके काबू से बाहर हो जाते हैं, जैसे किसी ने फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया। वे अपनी ही शरारतों को बार बार करने लगते। छठी बहन बेकाबू होकर काउंटर का खाना उठाती है और उबलते पानी में फेंकने लगती है। सब घबरा जाते हैं क्योंकि उनकी सबसे छोटी बहन टोकरी में सो रही है। साइमन भी घबरा जाता है और चिल्लाकर मैकफी से रुकने को कहता है। मैकफी की शर्त बहुत आसान है, अगर बच्चे विनम्रता से उससे अनुरोध करेंगे तो वह इस त्रासदी को रोक देगी। आई नेवर से प्लीज। वेरी वेल। छोटे भाई बहन डर के मारे मान जाते हैं, लेकिन सिर्फ साइमन अपने झूठे सम्मान के लिए अड़ा रहता है और मुंह नहीं खोलता। छठी बहन बच्ची को सीसो पर रख चुकी होती है और तीसरी बहन कुर्सी पर चढ़कर अपने कानों की हमला करने वाली होती। मजबूर होकर साइमन को भी कहना पड़ता है प्लीज। मैकफी तुरंत हाथ उठाकर जादू करती है। हल्का सा धुआं रसोई में फैल जाता है। कुछ ही सेकंड में धुआं गायब हो जाता है। सातों बच्चे सुरक्षित और सलीके से उसके पास खड़े होते हैं। वे हैरान रह जाते। जो रसोई बर्बाद हो चुकी वह पल भर में चमकने लगती है। बच्चों को समझ नहीं आता कि यह जादू है या आंखों का धोखा। वे डर के मारे चुपचाप अपने बिस्तरों पर जाकर लेट जाते हैं। मैकफी ने एक जादुई आया के रूप में अपना पहला काम पूरा किया, बच्चों को दूसरों का सम्मान करना और कृपया प्लीज कहना सिखाना। दरअसल मैकफी एक परी जैसी है। जब भी किसी परिवार में ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें संभाला नहीं जा सकता, वो खुद आ जाती है। When you want me but no longer need me, when you no longer want but you need, then I will never go। यह बात सुनकर साइमन ठान लेता है कि वह इस चुड़ैल को भगाकर रहेगा। अगली सुबह मैकफी बच्चों को उठाने आती है, लेकिन कमरे में सिसकियों और दर्द की आवाजें आ रही होती हैं। उन्होंने अपने चेहरे पर चाक और पेंट लगा रखा है। कोई सिरदर्द का नाटक कर रहा है तो कोई किसी खसरा होने का। ये घटिया नाटक मैकफी की नजरों से नहीं बच सकता, लेकिन वह तुरंत उनका पर्दाफाश नहीं कर, बल्कि वह चिंता जताने का नाटक करती है। Then there is a course and a question of your getting up। बच्चे सोचते हैं चाल काम कर गई और वे मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन मैकफी के जाने से पहले वह चुपके से अपनी छड़ी जमीन पर मारती है। बच्चों को सच में अजीब सा महसूस होने लगता है और वे चाहकर भी बिस्तर से उठ नहीं पाते। थोड़ी देर बाद मैकफी एक बड़ी बोतल लेकर आती है और उसमें से गाढ़ा, काला और अजीब सा तरल पदार्थ निकालती है। यह बदबूदार और कड़वा होता है और अजीब तरीके से हिल रहा होता है। वह साइमन को इसे पीने का आदेश देती है। अपनी चाल पकड़े जाने के डर से साइमन को मजबूरन इसे पीना पड़ता है। वेरी गुड, हूज द नेक्स्ट। सबको सबक सिखाने के बाद मैकफी रसोई में जाती है और रसोइये से कहती है कि आज बच्चों को बहुत ही बेस्वाद खाना मिलेगा। रसोइया खुश हो जाता है। सालों का बदला लेने का यह मौका था। वह छिलकों और कचरे से एक भद्दा सा सूप बनाता है, जिसे देखकर वह खुद भी हंसी नहीं रोक पाता। वह बच्चों को खाने के लिए बुलाता है और जल्दी से वहाँ से खिसक लेता है। I wonder how long it will take to die। बच्चे पूरा दिन भूखे रहकर परेशान हो जाते हैं। जब इवेंजेलिन नौकरानी उन्हें देखने ऊपर आती है तो उनकी जान में जान आती है। इवेंजेलिन इन बच्चों के लिए बड़ी बहन जैसी है। वे आपस में सब कुछ शेयर करते हैं। इवेंजेलिन एक गरीब किसान परिवार से है। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसे ज्ञान की बहुत भूख है, इसलिए बच्चे उसे चुपके से पढ़ना सिखाते हैं। इवेंजेलिन को भी पता है कि बच्चे शरारतें क्यों करते हैं। उन्होंने परियों की कहानियों में बहुत सी सौतेली माओं को देखा है और उन्हें डर है कि उनके पिता भी कोई ऐसी ही औरत ले आएं। वे घर को तबाह कर देते हैं ताकि कोई औरत उनके घर में टिक न सके। Anyway, whoever likes other people, I like you। Yes, but इवेंजेलिन और बच्चों के बीच बहुत प्यार है, लेकिन वो मैकफी के तरीकों में दखल नहीं दे सकते। लेकिन बच्चे भूख से तड़प रहे होते हैं और उससे खाना मांगने लगते हैं। Did you just say please? Please, please। तभी काम से लौटे मिस्टर ब्राउन बच्चों का ये बदलाव देख लेते हैं। वे हैरान और खुश होते हैं। ये पहली बार है जब बच्चों ने विनम्रता से कुछ मांगा है। मैकफी हल्के से अपनी छड़ी मारती है और बच्चों का दर्द और जादुई बंधन तुरंत खत्म हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि मैकफी के चेहरे का एक मस्सा गायब हो जाता है और उसकी त्वचा थोड़ी साफ हो जाती है। दरअसल उसका रूप बच्चों के व्यवहार से जुड़ा होता है। बच्चे जितने शरारती वो उतने ही बदसूरत, बच्चे जितने सुधरेंगे वह उतनी ही सुंदर होती जाएगी। ब्राउन को यह बदलाव महसूस तो होता है,
है, लेकिन वे इसे अपने तनाव का भ्रम मानकर टाल देते हैं। ब्राउन एक अदालत में काम करने वाले अकेले और करीब हो चुके रईसजादे हैं। उन्होंने एक बड़ा घर तो विरासत में पाया है, लेकिन उसके खर्चे उठाने की हैसियत नहीं है। वे पूरी तरह से अपनी अमीर आंट, ग्रेट आंट की आर्थिक मदद पर निर्भर है। आंट एक सख्त और पारंपरिक औरत है जो मानती है कि बच्चों की शरारत खराब परवरिश की निशानी है और उन्हें माँ की जरूरत है। इसलिए वह ब्राउन को अल्टीमेटम देती है कि 1 महीने के अंदर बच्चों के लिए सौतेली माँ ढूंढकर शादी कर लो, वरना आर्थिक मदद पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। 7 बच्चों के पिता के पास कोई चारा नहीं हो। यह बात उन्होंने बच्चों को कभी नहीं बताई और अकेले ही इस बोझ को सहते हैं। ब्राउन को शादी के लिए लड़की नहीं मिलती, तभी उन्हें पता चलता है कि आंट आ रही है। इस सख्त आंट की छवि बच्चों के दिमाग में बहुत खराब है। पिता उन्हें अच्छे कपड़े पहनकर स्वागत करने को कहते हैं, लेकिन शरारती बच्चे वे कपड़े घर के पालतू जानवरों को पहना देते हैं। आंट की कमजोर नजरों की वजह से वह चश्मा लगाकर भी जानवरों और इंसानों में फर्क नहीं कर पाती। आंट के आने का असली मकसद एक लड़की को अपने साथ ले जाना होता है, ताकि उसे एक संस्कारी लेडी बनाया जा सके और बाद में अच्छे घर में शादी करके परिवार का रुतबा बढ़ाया जा सके। बच्चों को देखकर आंट निराश होती है और वापस जाने लगती है। वह ब्राउन को अपना हैट लाने भेजती है। पिता के जाते ही छठी बहन ध्यान न देने के कारण आंट से टकरा जाती है। ओह यस, यू विल डू परफेक्टली। आखिरकार उसे एक इंसान जैसी दिखने वाली लड़की मिल ही गई। ब्राउन वापस आकर सन्न रह जाते हैं। आंट छठी बहन को ले जाने पर अड़ जाती है। चौथी बहन घबरा जाती है और जादुई आया से मदद मांगती है। मैक्फी उनकी पुकार सुन लेती है और अपनी छड़ी मारती है। बच्चों द्वारा सजाया हुआ एक गधा वहाँ आ जाता है। अचानक उसका हाव भाव बहुत ही सुंदर और नखरे वाला हो जाता है, जिससे आंट का ध्यान खींच जाता है। वह न सिर्फ आंख मारता है बल्कि खड़े होकर शानदार डांस भी करता है। मैक्फी ने आंट की आंखों पर जादुई चश्मा लगा दिया था, जिससे उन्हें वो गधा एक खूबसूरत लड़की लग रहा था। भगाने का जादू करने को कहता है। मैक्फी साफ मना कर देती, लेकिन बच्चों को अपनी चाल चलने की छूट दे देती, बशर्ते वे इसके नतीजे खुद भुगतेंगे। वीकेंड पर सेल्मा आती है। वह कीमती कपड़े और जेवर पहने होती है, लेकिन बच्चों के लिए उसके चेहरे पर साफ नफरत दिखती है। बच्चे भी उसे पसंद नहीं करते। जैसे ही सेल्मा सोफे पर बैठने जाती है, वहाँ एक नुकीला कांटा चुभ जाता है। ब्राउन समय रहते बचा लेते हैं। बैठने के बाद सेल्मा जो मिठाई उठाती है उसमें कीचुए होते हैं। ब्राउन के रोकने से पहले ही वह उसे खा लेती है। चायदानी से निकलने वाली बबल टी असल में मेंढक के अंडे होते हैं। तभी एक मकड़ी उसके सिर पर चढ़ जाती। ब्राउन घबराकर उसे बचाने कूदते हैं, लेकिन सेल्मा इसे छेड़छाड़ समझ लेती है। बच्चों ने यह जंग तो जीत ली, लेकिन पिता की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। शादी की उम्मीद खत्म हो गई और परिवार के बिखरने का खतरा मंडराने लगा। इस बड़े झटके से ब्राउन टूट जाते हैं और बच्चों के सामने अपना सारा दर्द और मजबूरी बयां कर देते हैं। उन्हें अफसोस होता है कि वे एक अच्छे पिता की जिम्मेदारी नहीं निभा सके। बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। जिस परिवार को वे बचाना चाहते थे उसे उन्होंने खुद ही बर्बाद कर दिया। तोड़ना आसान है, लेकिन जोड़ने के लिए गहरी हिम्मत चाहिए। यही मैक्सी उन्हें सिखाना चाहती थी। बच्चों को अपने किए के नतीजे भुगतने होंगे और समस्या का हल खुद ढूंढना होगा। अगले दिन सेल्मा दरवाजा खोलती है और 7 बच्चों को सिर झुकाकर माफी मांगते हुए देखती है। वे उसे एंट के पैसे से चलने वाले परिवार का राज भी बता देते हैं। ब्राउन के पीछे इतना बड़ा सहारा देखकर सेल्मा के लालच की आंखें चमक उठती है और वह तुरंत शादी के लिए मान जाती है। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी हो जाती है। शादी से पहले ही सेल्मा सौतेली माँ का रौब जमाने लगती है। वह झपट कर सबसे छोटे बच्चे के हाथ से उसकी असली माँ की दी हुई निशानी छीन लेती है। सेल्मा का यह रूप बिल्कुल परियों की कहानियों की दुष्ट सौतेली माँ जैसा था। बच्चों के डर को देखकर वह तुरंत अपना रूप बदलकर मीठी बनने की कोशिश करती है। तभी पूरी तरह से बदल चुकी इवेंजेलिन एक खूबसूरत नीले गाउन में आती है। उसका अंदाज बिल्कुल किसी रईसजादी जैसा होता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ब्राउन को दुल्हन के जोड़े में देखकर इवेंजेलिन मुंह से तो बधाई देती है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ दिखती है। वह जानती है कि उसका रुतबा छोटा है, इसलिए वह अपने प्यार को दिल में ही दबा लेती है। शादी का संगीत बजने लगता है और सेल्मा इवेंजेलिन को साथ लेकर आगे बढ़ती है। सेल्मा का असली चेहरा देख चुके बच्चे अब चुप नहीं बैठ सकते। वे अपने पिता को अपनी खुशियां कुर्बान करके उन्हें बचाने नहीं देना चाहते। साइमन की अगुवाई में बच्चे हंगामा शुरू कर देते हैं। वे मधुमक्खियों की भिन-भिनाने की आवाज निकालते हैं और पादरी को डरा देते हैं, जिससे शादी की कस्में रुक जाती। सेल्मा गुस्से से ब्राउन को बच्चों को संभालने को कहती। बच्चों का यह नाटक देखकर ब्राउन उनकी मंशा समझ जाते हैं। पिता और बेटे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। आई डू। पादरी के हाथ से छोटा केक सेल्मा की तरफ जाता है, जिससे वो भरा कुछ और अपना असली रूप दिखाते हुए केक से पलटवार कर पादरी बचने की कोशिश करता है और केक सीधा आंट के मुंह पर जा लगता है। एक शानदार शादी केक की लड़ाई में बदल जाती है। सेल्मा बर्दाश्त नहीं कर पाती और गालियां बकते हुए अपने नौकरों के साथ वहां से भाग जाती है। आंट भी गुस्से से कांपने लगती है और इवेंजेलिन को तुरंत अपने साथ वापस चलने का हुक्म देती। लेकिन तभी ब्राउन आगे बढ़ते हैं और इवेंजेलिन से रुकने की विनती करते हैं, नौकरानी के रूप में नहीं बल्कि उनकी नई माँ और पत्नी के रूप में। दरअसल इन सालों में बच्चों ने इवेंजेलिन के दिल की बात भांप ली थी। वो हमेशा ब्राउन का ख्याल रखती थी और बच्चों से सच्चा प्यार करती। इवेंजेल, डू यू लव? आई नो माई प्लेस। दैट वोंट बी राइट। आई मीन यस। इस बार वह नहीं छिपाती और हिम्मत करके अपने दिल की बात कह देती है। इवेंजेलिन के जाने के बाद ब्राउन भी उसे बहुत मिस कर रहे। वे चिट्ठी लिखना चाहते थे, लेकिन उम्र के फासले और समाज के डर से
वे भी चुप थे। अब दोनों के दिल की बात सामने आ गई थी और कोई रुकावट नहीं बची। मैक्फी एक बार फिर अपनी छड़ी जमीन पर मारती है। साफ आसमान में अचानक तूफान आता है और मोटी मोटी बर्फबारी शुरू हो जाती। पूरा घर बर्फ से ढक जाता है। यह एक नामुमकिन चमत्कार था और सच्चे प्यार की गवाही। मैक्फी की बड़ी नाक और बाहर निकले दांत गायब हो जाते हैं और वह बेहद खूबसूरत हो जाती है। परिवार की सारी समस्याएं सुलझ चुकी थी। वह दुल्हन बनी इवेंजेलिन को बर्फबारी के बीच आगे ले जाती है। इवेंजेलिन का नीला गाउन बर्फ से मिलकर सफेद शादी के जोड़े में बदल जाता है और 7 बच्चों के आशीर्वाद से उसके सिर पर एक पारदर्शी घूंघट आ जाता है। How's the reading coming along? It's much better, but I still haven't got to the end of that story. No need. You are the end of the story. उन्होंने अपनी कहानी का अंत खुद लिख दिया था। दोस्तों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैक्सी इन प्यारे बच्चों को देखती है और उन्हें एक आखिरी तोहफा देने का फैसला करती है। वो जादू से बच्चों की माँ की निशानी को ठीक कर दे। शादी का संगीत बजता है और परिवार एक खुशहाल भविष्य की तरफ बढ़ जाता है, जबकि मैक्फी चुपचाप पीछे मुड़कर चली जाती है। जब इस परिवार को उसके अनुशासन की जरूरत नहीं रही तो उसके लौटने का समय आ गया था। 10 साल से ज्यादा समय बाद जब इस जादुई और शिक्षाप्रद बच्चों की फिल्म को दोबारा देखा जाता है तो बचपन में छूटी हुई कुछ बातें समझ आती है। ब्राउन का परिवार कंगाल था, फिर भी उन्होंने 7 बच्चे क्यों पैदा किए? आंट नियमों और तमीज पर इतना जोर क्यों देती थी? और विदुर ब्राउन की दोबारा शादी क्यों करवाना चाहती थी? फिल्म के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि विक्टोरियन युग के इंग्लैंड में रईस परिवारों के लिए इज्जत और रुतबा सबसे ऊपर था। आंट की नजर में शादी सिर्फ परिवार की इज्जत बचाने का एक जरिया थी। अगर ब्राउन दिवालिया हो जाते तो बड़े बच्चों को चिमनी साफ करने वाले या मजदूर बनने के लिए भेज दिया जाता। उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, लेकिन कानून कमजोर थे। कई गरीब बच्चे 5-6 साल की उम्र से ही घर का खर्च चलाने के लिए काम करते थे। उस दौर में गर्भपात पर भी पाबंदी थी और परिवार बढ़ाने पर जोर दिया जाता था। इसलिए ब्राउन का 7 बच्चों का पिता होना उस जमाने के हिसाब से आम बात थी। हालांकि फिल्म ने बच्चों के लिए असली दुनिया की क्रूरता को थोड़ा कम करके दिखाया है, लेकिन इससे नैनी मैक्फी एक गर्मजोशी और सुकून देने वाली क्लासिक फिल्म बनने से नहीं रुकती। इसने एक साधारण सी परियों की कहानी के जरिए जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी है। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में बच्चों के लिए उम्र भर काम आने वाले संस्कार छुपे हैं। नियमों का सम्मान करना, अपनी जिम्मेदारी लेना और दूसरों को समझना, यही साधारण लेकिन गहरी सीख इस फिल्म को आज भी हर उस बच्चे और हर उस इंसान के दिल को छू लेती है जो प्यार करना सीख रहा है।